Hello, my dear student. My name is Vishal Srivastava. I am an assistant teacher. Welcome to my channel विशाल स्टडी रूम। आज हम लोग टेट के प्रीवियस ईयर पेपर का पार्ट सेकंड डिस्कस करेंगे। हमने पिछले पेपर में 15 क्वेश्चन कवर किए थे बाल मनोविज्ञान का। अब हम लोग उसी के आगे आज 13 कंप्लीट कर लेंगे, जो कि 13 क्वेश्चन हमारे टेट के पेपर में 2017 में आया था। आई होप आप लोगों ने पहला वीडियो देखा होगा। चलते हैं, सेशन की शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। यह टेट प्रीवियस ईयर पेपर 2017 बाल मनोविज्ञान पार्ट 2, क्योंकि पार्ट फर्स्ट में हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस किया था, पार्ट 2 में भी हम 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि 30 क्वेश्चन हमारे आज कंप्लीट हो जाएंगे। आपका पहला क्वेश्चन है 16 नंबर का क्वेश्चन है, सम प्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है। देखिए, सम प्रत्यय क्या होता है? सम प्रत्यय का मतलब कोई कॉन्सेप्ट है जो आपके माइंड में बिल्ड हो जाए। कोई कॉन्सेप्ट है जो आपके माइंड में उसकी इमेज ही बन जाए, कोई इमेज बन जाए। जैसे मैंने कहा कैट, तो कैट आपके माइंड में कब बन जाएगा? कैट अगर मैंने कहा तो कैट आपके माइंड में कब बन जाएगा? कैट आपके माइंड में तब बन जाएगा। देखिए, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, सामान्यीकरण, विभेदीकरण, प्रत्यक्षीकरण, पृथक्करण। सामान्यीकरण किसी चीज़ को जनरलाइज करना, जनरलाइज करने से उस चीज़ की इमेज आपके इमेज में, आपके दिमाग में नहीं बनेगी। विभेदीकरण मतलब डिफरेंस बता देना, कुछ हद तक पॉसिबल है। प्रत्यक्षीकरण ये बिल्कुल सही है। पृथक्करण मतलब चीज़ों को अलग अलग कर देना। देखिए, जब कोई चीज़ प्रत्यक्षता आपको दिखाई जाएगी, तभी उस चीज़ की इमेज आपके दिमाग में बन पाएगी। पहली चीज़ ये प्रथम सोपान है। ऑप्शन आपके लगभग सभी सही हैं, लेकिन जो प्रथम सोपान है, जो स्टार्टिंग है, वो प्रत्यक्षीकरण। चीज़ों को अलग अलग करके उनको प्रत्यक्ष दिखाया जाना चाहिए। उसी के बाद ही जो प्रथम स्टार्टिंग है उनके दिमाग में उस इमेज का बनने का, वही हमारा पहला उसका प्रथम सोपान क्या होगा? प्रत्यक्षीकरण। आई होप आपको समझ आया होगा। संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान क्या है? प्रत्यक्षीकरण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 17 आपका क्वेश्चन नंबर 17 है, अधिगम में डैश ने प्रभाव का नियम दिया था। अब ये तो बहुत इजी है, और ये आपने अगर ये नियम पढ़ा होगा तो आप लोग को पता होगा कि पावलोव ने दूसरा नियम दिया था, स्किनर ने भी दूसरा, वाटसन ने भी दूसरा, और थार्नडाइक जो थे उन्होंने प्रभाव का नियम दिया था। थार्नडाइक ने कैसा प्रभाव दिया था, कैसा नियम दिया था? प्रभाव का नियम। आई होप आपको ये क्लियर होगा, आप लोगों ने ये पढ़ा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थार्नडाइक इसका आंसर है। शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है, जो बच्चा होता है उसका सबसे ज़्यादा व्यवहार किस चीज़ पर आधारित होता है? उसकी मूल प्रवृत्ति पर, नैतिकता पर, वास्तविकता पर, ध्यान पर। अब आप लोग बताइए कि उसका जो प्रारंभिक व्यवहार होता है या अधिकांश व्यवहार, वो किस चीज़ पर डिपेंड करेगा? देखिए, जब शिशु है तो उसके पास नैतिक ज्ञान तो अभी बहुत ज़्यादा होगा नहीं। वास्तविकता फैक्चुअल पर नहीं उतना डिपेंड होगा। ध्यान पर मैंने उसकी मूल प्रवृत्ति क्या है, मतलब उसकी मूल प्रवृत्ति क्या है, उस पर उसका व्यवहार, अधिकांश व्यवहार डिपेंड करता है। तो अधिकांश व्यवहार किस पर डिपेंड करेगा? मूल प्रवृत्ति पर। किस पर डिपेंड करेगा? मूल प्रवृत्ति पर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मूल प्रवृत्ति पर। एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरे परिस्थिति में उपयोग करना कहलाता है। मतलब एक परिस्थिति में अपने, देखिए आपके पास कोई एक सिचुएशन आई, यहाँ कोई सिचुएशन है, आपने इससे बहुत चीज़ सीखा, और दूसरी और कोई सिचुएशन है जो इससे रिलेट करती है। ये सिचुएशन ये है, ये सिचुएशन बी है। जो स्थिति बी है वो स्थिति ए से रिलेट करती है। तो कि यहाँ का ज्ञान क्या यहाँ नहीं आप उपयोग करेंगे? उपयोग करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो ये जो ज्ञान आपने यहाँ से लिया और यहाँ उपयोग किया, इस ज्ञान को क्या कहते हैं? इस ज्ञान को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन है। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट है सीखने की विधियाँ। आपका ऑप्शन फर्स्ट है सीखने की विधियाँ। दूसरा है सीखने में स्थानांतरण। तीसरा है सीखने में पठार। चौथा है सीखने में रुचि। देखिए, सीखने में पठार तो गलत हो जाएगा। सीखने में पठार का मतलब आप कोई चीज़ सीख रहे हैं, वो आपको आ नहीं रहा, या आपने जो सीखा था उस पर बहुत दिनों से आपने उसका रिवीजन नहीं किया, तो वो पठार बन जाएगा। सीखने में रुचि, आप सीखने में रुचि ले रहे हैं, तो इसका ये थोड़ी ना मतलब आपने कहीं और किसी और परिस्थिति से आपने ज्ञान अर्जित किया और कहीं और प्रयोग कर रहे हैं, ये भी आपका नहीं होगा। तो देखिए, एक मिनट, हाँ, आपका सीखने की विधियों में भी नहीं आएगा। सीखने की विधियों से क्या मतलब? इसमें क्या हो रहा है, एक चीज़ यहाँ से सीखी और दूसरी जगह उसका
यूज कर रहे हैं, तो आप ऑटोमेटिकली देखेंगे कि चीज़ ए का जो सॉल्यूशन था वो चीज़ बी में आपने ट्रांसफ़र किया। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, सीखने का स्थानांतरण, सीखने का स्थानांतरण। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 पर। जो क्वेश्चन नंबर 20 आपका है, सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कहलाता है। देखिए, जिसमें आवृत्तियों को किस में प्रदर्शित किया जाता है, एक मिनट, जिसमें देखिए, जिसमें आवृत्तियों को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, स्तंभों। तो यहाँ आप देखेंगे आंसर यहीं से क्लियर हो जाएगा। स्तंभ में करेंगे तो वो बहुभुज तो होगा नहीं, संचयी आवृत्त होगा नहीं, रेखा चित्र तो होगा नहीं, वो स्तंभाकृत ही होगा। क्या होगा, स्तंभाकृत। क्या होगा, स्तंभाकृत। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए। आपका 20 का आंसर क्या हो जाएगा, ए, क्योंकि वो स्तंभाकृत हो जाएगा। जब हम सांख्यिकी मतलब स्टैटिक्स में, स्टैटिक में एक क्वेश्चन आता है जिसमें आप ये इस टाइप से करके हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मतलब वो ग्राफ टाइप में। तो ये हमारा स्तंभाकृत होता है। क्या होता है, स्तंभाकृत। और इसको हम क्या कहेंगे, स्तंभाकृत। यही आपका आंसर हो जाएगा 20 का ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं। अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक कौन से? अवधान, किसी अवधान का आंतरिक जो होगा अंदर से, और व्यक्तिनिष्ठ मतलब पर्सनली, व्यक्तिनिष्ठ का मतलब पर्सनली, कौन से निर्धारक करने के कारक हैं? रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति, उद्दीपक, वस्तु, प्राविधि, प्रकाश, ध्वनि, गंध, पुरस्कार, दंड, प्रोत्साहन। अब आप लोग इसको डिसाइड कीजिए कि इसमें आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा कि अगर अवधान में आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक कौन सी चीज़ें होंगी? रुचि, लक्ष्य या अभिवृत्ति, उद्दीपक, वस्तु, प्राविधि, प्रकाश, ध्वनि, गंध, पुरस्कार, दंड, प्रोत्साहन। चलिए मैं आपको आंसर दिखाता हूँ। इसका आंसर होगा, देखिए, अगर किसी चीज़ के प्रति आपकी रुचि है तो आप उसका लक्ष्य भी निर्धारित करेंगे और उसके लिए आपकी अभिवृत्ति भी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? अभिवृत्ति। उसके लिए आपकी क्या आ जाएगी? अभिवृत्ति। देखिए, जब आप किसी चीज़ में रुचि लेंगे तो लक्ष्य जल्दी प्राप्त होगा, वही आपकी अभिवृत्ति भी होगी। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? ए आपका सही होगा। उद्दीपक, वस्तु, प्राविधि गलत है, प्रकाश, ध्वनि, गंध भी गलत है, पुरस्कार, दंड, प्रोत्साहन ये भी गलत ही है। तो आपका आंसर नंबर ए सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। 22 आपका है, फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरीकरण में होता है। फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों के आंतरीकरण में क्या चीज़ होती है? हमारे मूल्यों के आंतरीकरण में क्या चीज़ होती है? इदम, अहम, वरा अहम, परिस्थितियों। आई होप आपने फ्रायड का वो तीनों नियम पढ़ा होगा, इदम, अहम, वरा अहम करके। तो आप आंसर सोचिए, मैं आपको आंसर दिखाता हूँ। आंसर क्या होगा? वराहम। आंसर क्या होगा? वराहम। क्या होगा? वराहम। आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण में क्या होता है? वराहम होता है। वराहम होता है। आई होप आपका क्लियर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? SOR एक पद्धति है, एक विधि है, या उसके द्वारा हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। तो वो किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? ये किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो इसमें आंसर आपका क्या है? वाटसन। क्या आंसर है? वाटसन। आपने ये किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? वाटसन के द्वारा। ये बिल्कुल SOR एक पद्धति है, वो आपको लर्न होना चाहिए, तभी आप इसका आंसर कर पाएंगे। कोहलर ने सूझ का सिद्धांत दिया था, ये आप लोगों को पता होगा। ऐसे ही गैसल्टवादी ने दिया था, कोफ्फा ने भी ऐसे ही दिया था। तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा? वाटसन। क्या आंसर हो जाएगा? वाटसन। आई होप आपको क्लियर होगा। तो SOR जो पद्धति था वो किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? वाटसन के द्वारा। आई होप आपका ये आंसर क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 24, प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय डैश के द्वारा दिया गया था। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रेक्षणात्मक मतलब एक जगह से दूसरी जगह प्रेक्षण होना। ये जो अधिगम था वो किसके द्वारा दिया गया था? ये जो अधिगम था वो किसके द्वारा दिया गया था? आपके ऑप्शन है टोलमैन। आपके ऑप्शन क्या है? टोलमैन। दूसरा आपका ऑप्शन है बैंडूरा। तीसरा है थार्नडाइक और चौथा है कोहलर। तो आप लोग को बताना कि प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय मतलब यहाँ से ये प्रेक्षण होगी, ये अधिगम किसने दिया था?
तो अगर आपने पढ़ा होगा, आपको याद होगा, तो इसका आंसर क्या होगा? बेंडूरा। इसका ये अधिगम किसने दिया था? बेंडूरा ने दिया था। किसने दिया था? बेंडूरा। आई होप आपको क्लियर होगा। तो 24 का आंसर नंबर बी इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ध्यान को केंद्रित करने के लिए आंतरिक दशा है। देखिए, अगर किसी बच्चों का ध्यान केंद्रित करना तो उसकी आंतरिक दशा क्या होनी चाहिए? अवधि। अवधि का मतलब कितने टाइम ड्यूरेशन का वो क्लास होनी चाहिए। नवीनता मतलब नई नई चीज़ें होनी चाहिए। रुचि का मतलब कुछ ऐसा किया जाए जिससे बच्चों का रुचि आ जाए। आकार का मतलब बड़ा या छोटा। तो किसी बच्चों का ध्यान केंद्रित होगा तो ये लोग आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। उसमें सबसे पहली चीज़ क्या है कि बच्चों की रुचि होनी चाहिए। अवधि, नवीनता, आकार से कोई मतलब नहीं है। सबसे ज़्यादा उसकी रुचि निर्भर करती है कि उसका इंटरेस्ट क्लास में होना चाहिए, तभी वो ध्यान केंद्रित कर पाएगा। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। आई होप आपका क्लियर होगा कि ध्यान को केंद्रित करने के लिए आंतरिक दशा क्या है? रुचि। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता? अब देखिए, कोई 3 विधियां होंगी जिनका मापन स्मृति के लिए किया जाता है, एक ऐसी होंगी जिनका प्रयोग स्मृति के लिए नहीं किया जाता है। तो प्रत्यारोहण विधि, अगर आपने पढ़ा होगा तो आप डिसाइड कीजिएगा। तार्किक विधि, पहचान विधि, पुनः सीखना विधि। देखिए, स्मृति के मापन के लिए मैं बता दूं, प्रत्यावाहन विधि भी होता है, पहचान विधि भी होता है, पुनः सीखना विधि भी स्मृति के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। लेकिन तार्किक जो विधि है वो स्मृति के मापन के लिए प्रयोग नहीं किया जाता। तो आपका आंसर यहाँ सही क्या हो जाएगा? बी, क्योंकि ये स्मृति के मापन के लिए इस विधि का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। आई होप आपका क्वेश्चन नंबर 26 समझ आया होगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं, देख लेते हैं इसमें तार्किक विधि आंसर उत्तर में लिखा हुआ है। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। ये तो डेफिनेशन है। किसकी डेफिनेशन? अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या होगा? स्मृति होगा। बिल्कुल यार, गलत है। सीखना हो सकता है। प्रेरणा, अगर अनुभव द्वारा आपके व्यवहार में परिवर्तन होता तो प्रेरणा होगा, नहीं होगा। चिंतन होगा, नहीं होगा। मतलब ये सीखने का डेफिनेशन ही लिखा है। सीखने का क्या लिखा है? डेफिनेशन ही, कि अनुभव द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन होती है वही क्या है? सीखना है। अगर कहीं पर आपने गए और कहीं पर ये अनुभव क्या ऐसी चीज़ होती है तो उसको आप क्या करेंगे? वहाँ से सीख लेंगे। मतलब जो आपके अनुभव में वहाँ परिवर्तन हो वो आपका क्या हो गया? सीखना। आई होप आपका क्वेश्चन नंबर 27 क्लियर होगा। आंसर यहाँ लिखा है सीखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT का विकास किसके द्वारा किया गया था? साइमंड के द्वारा, होल्टजमैन के द्वारा, मरे के द्वारा, या मर्रे था शायद, मरे लिखा हुआ, बैलक के द्वारा। अगर आपने ये अंतर्बोध परीक्षण पढ़ा होगा तो आपको क्लियर होगा। टेट परीक्षण एक दिया हुआ है, इसका जो विकास था वो मर्रे के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? मर्रे के द्वारा। आई होप आपने पढ़ा होगा तो ये आपको याद होंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका आंसर मैं दिखा देता हूँ आपको 28 का मर्रे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सिखाने के किस नियम पर आधारित है? कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? प्रभाव का नियम, सादृश्यता का नियम, तत्परता का नियम, सहचर्य का नियम। देखिए, इसमें प्रभाव का नियम थॉर्नडाइक ने दिया था, ये बिल्कुल नहीं सही है। सादृश्यता नहीं सही है, तत्परता ही सही है, सहचर्य भी नहीं सही है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 3 विल बी योर करेक्ट आंसर। मैं आपको दिखा देता हूँ आंसर। देखिए, तत्परता का नियम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इट इज योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान क्या है? मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान क्या है? कि विषय केंद्रित शिक्षा दी जाए। तो वाहियात बिल्कुल ऑप्शन आपको समझ में होगा। शिक्षक केंद्रित तो होना ही नहीं चाहिए। अगर आप अपने मन से पढ़ाएंगे तो बच्चा इंटरेस्ट ही नहीं लेगा। क्रिया केंद्रित, कोई काम करवाने की केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, ये भी गलत है। आप लोगों को सबसे ज़्यादा जोर बाल केंद्रित शिक्षा पर ही दिया गया है बाल मनोविज्ञान में। आई होप आपको ये पता होगा कि बाल मनोविज्ञान में सबसे ज़्यादा किस तरीके की शिक्षा पर बल दिया गया है। तो बाल केंद्रित शिक्षा पर बिल्कुल रटे रहिएगा कि हम लोग को क्या कहा जाता है कि बच्चे जो चाहें उस तरीके से उनको शिक्षा दी जानी चाहिए। मतलब वो चीज़ पढ़ाई जानी चाहिए। अगर बच्चे कह रहे हैं कि ये चीज़ आज बताई जाए मेजॉरिटी, तो आपको वही चीज़ बतानी चाहिए। मतलब बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। कैसी शिक्षा? बाल केंद्रित, चाइल्ड सेंट्रलाइज्ड एजुकेशन। आई होप आपको समझ आया होगा। ये आज के 30 क्वेश्चन थे। मतलब 15 ऑलरेडी हमने कवर कर रखे थे। ये आपका आंसर बाल केंद्रित शिक्षा। 15 हमने ऑलरेडी क्या कर रखे थे? कवर कर रखे थे। ये और ये बचे 15 क्वेश्चन थे जिसको आज हम लोगों ने क्या किया?
एक्सप्लेन किया है 1 बाय 1। आई होप आप लोगों को सारा क्वेश्चन क्लियर होगा। तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और इस टाइप के वीडियो के लिए आप कमेंट में लिखिए आपको किस टाइप का वीडियो चाहिए, किस चीज़ का प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए, और आपको कौन सा टॉपिक समझ नहीं आया, मैं उस टॉपिक का भी वीडियो स्पेशल डाल दूंगा। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा और आपको क्वेश्चन भी क्लियर होंगे, और ये डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगा। तो आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखिए, और आज नहीं तो कल तो पेपर तो होना ही है, तो इसलिए अपने पढ़ाई को बिल्कुल भी उसमें बाधा ना डालिए। तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और वीडियो को शेयर कीजिए जितना हो सके। थैंक यू। दिस इज विशाल श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ।